Hello, friends. Welcome to you all. Today we are going to start a new lecture and on the new topic that is the welding. ठीक है? Okay, guys. Just a minute. Let me select a pencil here, pen. Okay. तो क्या होती है एक वेल्डिंग प्रोसेस गाइस? वेल्डिंग इज अ जॉइनिंग प्रोसेस. इसमें हम क्या करते हैं कि डिफरेंट जो जो वर्क पीसेस हैं उनको ज्वाइन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ अ वेल्ड. ठीक है, एक जो कि होती है एक मोल्टन फॉर्म में एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. ठीक है, तो उसमें हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को ज्वाइन करते हैं और जो वेल्ड मटेरियल हम इसमें डालते हैं दैट कैन बी ऑफ द सेम मटेरियल और it can be from the different material, but the thing is that that should have a good strength. Okay, that should have the strength to act as an adhesive to connect to the two different pieces, work pieces. ठीक है, और उस वेल्ड मटेरियल को जो कि वेल्ड करता है, ज्वाइन कराता है डिफरेंट जो है ये वर्क पीसेस को, उसको हम फिलर मटेरियल भी कहते हैं बाय द टाइम व्हेन इट इज इन द मोल्टन स्टेट. ओके गाइस, सो क्या है कि वेल्डिंग प्रोसेस एक ऑपरेशन है जिसमें हम दो या दो से ज्यादा जो है पार्ट्स को यूनाइट करते हैं बाय मींस ऑफ हीट एंड प्रेशर या दोनों में. ठीक है गाइस, अब ये है कि वेल्ड में हम क्या यूजुअली ज्वाइन करते हैं. वेल्डिंग इज आल्सो कॉल्ड एज ए ज्वाइनिंग प्रोसेस. ठीक है, इसमें हम डिफरेंट मेटल्स एंड थर्मोप्लास्टिक्स यानी कि जो हीट से डिफॉर्म होते हैं उनको हम थर्मोप्लास्टिक्स कहते हैं. वी यूज देम, उनको हम ज्वाइन करते हैं. ठीक है, और वेल्डिंग हम वुड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अब यहाँ पे ये पॉइंट है कि गाइज नॉट मैंने यहाँ पे दो वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, मेंशन किए. वन इज द हीट एंड अनदर इज द प्रेशर. ठीक है गाइज, इन सम केसेस द हीट इज इन्वॉल्व. क्या होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट, ये देखिए different जो है वर्क पीसेस दैट वी हैव टू ज्वाइन. ठीक है, दो दैट्स कॉल्ड एज अ पेरेंट मटेरियल. ठीक है, अब इनके बीच में हमने एक वेल्ड मटेरियल डाला, वेल्ड डाला, बट वो कैसे हमने डाला, वो मोल्टन फॉर्म में होता है बाय द टाइम. यानी कि वो कैसे मोल्टन फॉर्म में आएगा, वो भी एक मेटल या एलॉय होगा. ठीक है, उसको हमने हीटअप करना है, उसको एक हायर मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग टेम्परेचर तक लेके जाना है. फिर जब वो हीटअप होगा, मेल्ट होगा, तब जाके वो उसके बाद जो है एक वेल्ड मटेरियल वेल्डिंग करेगा, ज्वाइन करेगा डिफरेंट कंपोनेंट्स को. मींस दैट की हीट इन्वॉल्व हो रही है. ठीक है, अब दूसरा ये कि वी कैन आल्सो यूज द प्रेशर, यानी कि यहाँ पे प्रेशर का इस्तेमाल हो रहा है. वी लेटर सी व्हाट आर डिफरेंट वेल्डिंग प्रोसेसेस जहाँ पे हमने प्रेशर का भी इस्तेमाल करना है. ठीक है, प्रेशर का जहाँ पे हीट नहीं इन्वॉल्व हो रही है, और दोनों. ठीक है, इन सम केसेस वी यूज द बोथ प्रेशर एज वेल एज द एज वेल एज द हीट. ठीक है, अगर हम वुड का इस्तेमाल करेंगे, वुड को देखेंगे, वी सी द डिफरेंट. मान लो कि एक वुडन कंपोनेंट है, दो वुडन कंपोनेंट्स हैं, उनको भी हम ज्वाइन कर सकते हैं. इट्स नॉट दैट वी हैव टू pour the welded metallic weld here. ठीक है, एंड दैट विल रिजल्ट इन द ज्वाइनिंग प्रोसेस. हियर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोई और एडहेसिव भी ऐड कर सकते हैं. वी सी फॉर एग्जांपल दी एस आर जो ये है फेविकोल. ठीक है, जो कि डिफरेंट वुडन मटेरियल्स को ज्वाइन करता है. ठीक है, एंड जिससे कि ज्वाइनिंग भी हो रही है, एंड इन दैट वी यूज द प्रेशर एज वेल एज द, या उसमें भी जो है जो बॉन्डिंग होती है दैट डेवलप्स जो एडहेसिव्स उसमें हम यूज करते हैं. सो वी कैन आल्सो यूज, इट कैन बी आल्सो यूज्ड इन द वुड एज वेल. ठीक है, ये अब ये कंसेप्ट नहीं है, वी कैन वी कैन ओनली यूज इट इन केस ऑफ द मेटल. ठीक है, अब यहाँ पे नाउ, अब वेल्डिंग में दो चीजें होती है. एक तो ये पेरेंट मटेरियल जिसको कि हमने ज्वाइन करना है, और जो ज्वाइन कराता है उसको कहते हैं फिलर मटेरियल और फिलर. ठीक है गाइस, ओके, द पार्ट दैट आर ज्वाइंड आफ्टर मतलब पेरेंट मटेरियल, वो यही मेंशन किया हुआ है. और जो हेल्प करता है जो है उन पेरेंट मटेरियल को ज्वाइन करने में, उसको कहते हैं हम फिलर और कंज्यूमेबल. ठीक है, ओके गाइस. अब ये भी है कि फिलर मटेरियल जो है या तो वो उसी मटेरियल पेरेंट मटेरियल का जैसा होगा, इन केस इफ यू यूज द फिलर मटेरियल सेम एज दैट ऑफ द पेरेंट मटेरियल. ठीक है, एट दैट टाइम वी कॉल्ड एज अ होमोजेनियस. ठीक है, इफ वी यूज द पेरेंट मटेरियल डिफरेंट
different than the filler material different than the parent material at that time, it's called as a heterogeneous. Okay guys, अब ये भी important चीज है कि जो हम फिलर मटेरियल यूज करते हैं, either it should have the strength similar to that of the parent material or more than that. ठीक है, इट शुड नॉट बी द वीकर देन द पेरेंट मटेरियल। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ये जो है फिर स्ट्रेसेस और द फोर्सेस जो है एक्सटर्नल इम्पैक्ट जो है या स्ट्रेसेस जो हैं वो बेयर ही ना करे। दैट शुड एटलीस्ट विदस्टैंड, एटलीस्ट तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ग्रेटर देन दैट शुड बी द वर्ल्ड मटेरियल या पेरेंट मटेरियल। ओके, अब ये है कि वर्किंग कैसे होती है इसमें। ठीक है, दैट इज जैसे कि मैंने कहा, एक या तो हीट से या तो प्रेशर से हम लोग इसको कर सकते हैं। ओके ओके, अब ये भी है कि इन केस वी आल्सो यूज दी देयर एन, एक तो हम लोग यूज करते हैं हीट, हाई हीट, क्योंकि हाई हीट से ही एक वेल्ड पूल बनेगा, क्योंकि वो मेटल करेगा एक्वायर, फिलर मटेरियल मोल्टन शेप में जाएगा। ठीक है, तब जाके वो जो गैप है जहाँ पे जो है वेल्डिंग करनी है वहां पे जो उसमें पेनिट्रेट करके और जो है पेरेंट मटेरियल को ज्वाइन करेगा। ठीक है, जब वो फिर वो वापस में कूल डाउन होगा। ओके गाइस, देन वी कैन आल्सो यूज द प्रेशर, प्रेशर से भी हम लोग जो है एक वेल्ड ज्वाइन कर सकते हैं। इन एडिशन टू दैट देयर इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट थिंग दैट्स कॉल्ड एज अ शील्डिंग गैस। शील्डिंग गैस क्या करता है कि देखो उससे जो है वेल्डिंग जो है वो स्ट्रांग होती है। क्यों क्यों होती है स्ट्रांग? देखो मान लीजिए हियर इज अ पेरेंट मटेरियल एंड वी हैव टू डू द वेल्डिंग हियर, इस रीजन में हमने वेल्डिंग करनी है। ये मान लीजिए यहाँ पे ये ऐसे, ये वेल्डिंग रीजन है, यहाँ पे हमने क्या किया, पोर किया मोल्टन मटेरियल। याद रखना चाहिए व्हेन वी यूज द मोल्टन स्टेट, व्हेन वी यूज द मेटल इन द मोल्टन फॉर्म, ठीक है, उस वक्त ज्यादा होती है रिस्क या चांसेस होते हैं रिस्क टू रिएक्ट विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, यानी कि इसके ऑक्सीडेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इफ ये याद रखना चाहिए, अगर मोल्टन मटेरियल या वेल्ड पूल जो है उसका मटेरियल ऑक्सीडाइज होता है तब ये वीक बन जाता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो वी नीड टू गिव प्रोटेक्शन टू इट। ठीक है, we need to give protection to it so that its reaction with the atmospheric gases stops। वो हम कैसे इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं? We can provide the shielding, we use the shielding gases। ये कौन प्रोवाइड करना? We can externally apply it, or the electrode that has the coating over it, that is the protective coating over it, can provide the दिस अ शील्डिंग गैस। ठीक है गाइस, और वो शील्डिंग गैस क्या होते हैं? वो इनर्ट गैस होते हैं दैट एक्चुअली स्टॉप्स द दैट एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और एयर, एयर और जो है मोल्टन जो है वेल्ड पूल जो है मोल्टन मटेरियल, उसको उन दो के दरमियान वो एक्ट करता है एज एन बैरियर और स्टॉप कराता है ऑक्सीडेशन, और जिसकी वजह से हमारा जो स्ट्रॉन्ग जो वेल्ड है वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है, क्योंकि वो प्योरली मेटल होता है। दैट्स नॉट अ रिएक्टेड मटेरियल, दैट्स नॉट एन ऑक्साइड, यू नो। ओके, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बाय इफ अ मेटल इज ऑक्सीडाइज इट इज वीक देन द मेटल इटसेल्फ। ओके, then we can also provide another, if we don't have the shielding gas, we can use the another material that provides that act as a barrier, that's called as a slag. Slag is also an slag also helps us in the what's called as the acting uh, as the barrier and stops the reaction of the weld material with the atmospheric oxygen. Now we have the different types of the joints. How many types of the joints are there? We have the four types of the joint. One is called as the butt joint, जहाँ पे head to head connection होगा, ठीक है, head to head, and then there is a lap जहाँ पे overlapping होगी, ठीक है, then there is a corner when we join them corner wise, ठीक है, then there is also the T joint, we can also connect them like this, ठीक है। Now next is, now we will see the welding types. Here are the two types of the welding, very important. One is the solid state welding, another is the liquid state welding. Liquid state welding is also called as a fusion welding, ठीक है। अब जो फ्यूजन वेल्डिंग है इसमें भी मेजर थ्री टाइप्स हैं जो कि आपने देखने हैं। नाउ बिफोर वी मूव अहेड, लेट मी टेल यू वन थिंग, व्हाट इज लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। इसमें क्या हम करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ हीट हम लोग जो वेल्ड मटेरियल हैं जिसको की वेल्डिंग करनी है, जो कि जाता है, जो कि फिलर मटेरियल होता है इन शॉर्ट, ठीक है। फ्यूजन वेल्डिंग में क्या होता है, जो फिलर मटेरियल होता है वो एक्वायर करता है लिक्विड स्टेट, जबकि सॉलिड स्टेट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, यानी कि वी डू नॉट सी एनी काइंड ऑफ द लिक्विड स्टेट।
in case of in this the solid state welding. ठीक है. And what are the different types of the solid state welding? These includes the one is the explosive welding, another is the friction welding, then the ultrasonic welding, then the forge welding, and then next is the diffusion welding. We will later see the one by one, but now let's move. Now, in case of the liquid state welding, we have the three types of the welding. One is called autogenous, where the no filler material is used. We don't use the filler material in this case. Acha. Then next is the homogeneous, where the filler material is same that of the base metal or the parent material. ठीक है. And in case of the heterogeneous welding, where the filler material is different than the base metal. ठीक है. और what are the various very important types of the solid state जो welding है उसमें that includes the arc welding. ठीक है. Then the gas welding and the resistance welding. Let us see now first of all the arc welding. क्या होता है arc welding? Basically in case of the arc welding, simple way में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक arc establish होती है. कब? जब दो electrodes को हम काफी नजदीक में लाते हैं, when we put them in contact, जब उनको हम उसमें we're not going to connect them, but we kept them at very narrow distance. मतलब यानी कि उनके बीच में कोई एक narrow space होती है, तब जाके when the two electrodes are very near to each other, a kind of an arc is established. Likewise this here you could see an arc type of region is established, and जिसकी वजह से क्या होता है कि हीट जनरेट होती है. ठीक है. अब हीट जनरेट होती है इसकी वजह से when then the filler material or the electrode if it is consumable, ठीक है, या जो वर्क पीस है या पेरेंट मटेरियल है वहां तक हीट पहुंची है या कुछ थोड़ा वो मेल्ट हो जाता है. ठीक है. तो मतलब यानी कि आर्क पहले डेवलप होती है और आर्क की वजह से हीट डेवलप होती है जिसकी वजह से फिर आगे जाके वेल्डिंग होती है. नाउ इफ यू सी हियर द इन केस ऑफ द आर्क वेल्डिंग का जो इफ यू सी हियर द डायग्राम, ठीक है, इसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं. वन एक इलेक्ट्रोड होता है, इट मे बी कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल, एंड इट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है. तो ये बन जाता है हमारा कैथोड. ठीक है गाइस. एंड दी खुद जो वर्क पीस है या हम पेरेंट मटेरियल कहेंगे जिसको कि हमने क्या क्या कहते हैं इसको, जिसको कि हमने ज्वाइनिंग करनी है या वेल्डिंग करनी है. ठीक है. दैट इज कनेक्टेड टू द एनोड, उसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, यानी कि बोथ आर कनेक्टेड टू अ पावर सप्लाई और द पावर सोर्स और ओपन सोर्स वोल्टेज. ठीक है गाइस. तो when the two electrodes are come in contact then an arc is developed, जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है और उस हीट की जनरेशन से एक we get an molten state, एक फिलर मटेरियल हमें जनरेट होता है. ठीक. नाउ अब यहाँ पे भी हमने देखना है कि as far as the arc welding is concerned, based on the power supply we have the different types of the power supplies. ठीक है. If we see that that's also we can say that it is the different types of the arc welding. Okay. In all the cases we see the arcs are developed, but only what makes the difference is the power supply type. Okay. So we have the two types of the power supply. One is the AC power supply, another is the DC power supply. Okay. And now as far as the DC power supply, it has further the two types. ठीक है. One is called as a straight polarity, another is called as a reverse polarity. Direct current, straight polarity, and this is direct current, reverse polarity. तो क्या होता है कि डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी एंड डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी, आई विल मेक यू एक्सप्लेन इट. ठीक है. अब यहाँ पे अगर मैं देखूं, मैंने ये बताया आपको कि इसमें क्या है कि फ्यूजन होता है. ये एक फ्यूजन वेल्डिंग है, आर्क वेल्डिंग एक फ्यूजन वेल्डिंग है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक जो है एक आर्क हमने जनरेट करनी होती है. वो कैसे जनरेट होगी? जब हम अल्टरनेट करंट या डीसी करंट, ये भी इंपॉर्टेंट है कि दोनों में आर्क जनरेट होती है. ठीक है. व्हेन वी कनेक्ट इट, ठीक है, चाहे हम अल्टरनेट करंट देंगे पावर सप्लाई से या हम क्या कहते हैं कि व्हाट इज कॉल्ड एज दी डायरेक्ट करंट. अब ये भी इंपॉर्टेंट है, यू विल सी दैट व्हेन यू आर गिविंग अप्लाइंग दी अल्टरनेट करंट, सो देयर विल बी द नो, उसमें तो हम पॉजिटिव नेगेटिव देखते ही नहीं. बट व्हाट यू हैव टू ट्रीट, देखो अल्टरनेट करंट में ऐसे करंट वैरी होती है. ठीक है. एट सर्टेन पॉइंट ये पॉजिटिव बनता है. ठीक है. ये पहले नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा, बट इन सेकंड साइकिल में ये पॉजिटिव बनेगा और ये नेगेटिव बनेगा. ठीक है. ठीक है. पॉजिटिव
एंड नेगेटिव जो है टर्मिनल, यानी कि इनके जो चार्ज है ये कंटिन्यूअसली चेंज होते जाते हैं, ठीक है। सो वी कैन से दैट इन केस ऑफ अल्टरनेट करंट, वहां पे डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट आल्सो चेंजेस। दिस इज अ वे ऑफ द, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन केस ऑफ द अल्टरनेट करंट। डायरेक्ट करंट में तो डायरेक्ट करंट की एक ही डायरेक्शन होती है, बट एज फार एज द अल्टरनेट करंट इज कंसर्न, उसमें हम क्या देखते हैं, जो करंट की जो डायरेक्शन है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फ्लो ऑफ होल्स, जो कि हम देखते हैं। What is the current, what is actually the definition of the current? The flow of actually the positive holes, flow of holes, there are two things, one is called as the hole and another is the electron, ठीक है। Actually the reverse flow of the, we also say that the flow of charge is called as current, but in case of the current we also see the flow of electrons, but the flow of electrons is in the opposite direction of the flow of the current, ठीक है। So or what is the in the direction of the जो करंट हम देखते हैं, करंट की डायरेक्शन में कौन से पार्टिकल्स फ्लो करते हैं, दैट्स व्हाट वी कॉल एज होल। होल्स आर द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पहले यू बेटर नो, ठीक है। तो हम कहते हैं कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे इन केस ऑफ अल्टरनेट करंट, तो क्या हम देखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो तो एक साइकिल में इस डायरेक्शन में जाएगा और दूसरे डायरेक्शन में इन द अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। बट इन केस ऑफ द डीसी करंट व्हाट वी सी, वी विल सी आइदर इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन। अगर मान लीजिए, अगर फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव ही इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, यानी कि व्हेन दिस इलेक्ट्रोड इज नेगेटिव एंड दिस इज कैथोड एंड दिस इज एनोड, ठीक है गाइस। तो उस समय डायरेक्टली हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन का फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड दे विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है गाइस। सो सो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। जब इन दिस डायरेक्शन मान लीजिए ये वर्क पीस है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रोड है, अब मैं कह रहा हूं ये नेगेटिवली चार्जड है और ये पॉजिटिवली चार्जड है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। अब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है, एट दैट टाइम, और ये सिर्फ इसी डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि डायरेक्टेड करंट है, करंट इज नॉट गोइंग टू वेरी, ठीक है, करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। बट बाय द टाइम व्हेन इट मूव्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, electrode towards the workpiece, at that time we call it as a straight polarity. If it goes in the reverse direction from workpiece or the क्या कहते हैं इसको, parent material to the towards the electrode, that time is called as a reverse polarity. उस समय क्या होता है, in case of reverse polarity electrode पे positive charge होता है और ये क्या कहते हैं parent material बन जाता है हमारा cathode, okay। ना मूविंग अहेड, यहाँ पे ये मैंने आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस ऑलरेडी थिंग, ठीक है। मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट होती है, ये जनरेट होती है विद द हेल्प ऑफ ए पावर सप्लाई, दैट में बी एसी और डीसी, ठीक है। इसकी वजह से, आर्क की वजह से एक इंटेंस हीट जनरेट होती है ऑफ द टेम्परेचर कितना होता है, अराउंड 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसकी वजह से मेटल मेल्ट होता है, जो कि हमने जो कि फिर यूज होता है टू जॉइन द वर्क पीसेस, ओके गाइस। तो हो गया ये, ठीक है। अब ये भी है, आर्क मैन्युअली गाइडेड होती है और मैकेनिकली भी गाइडेड होती है, क्योंकि हमने देखना है कि जिस जिस डायरेक्शन में हमने वेल्ड मटेरियल लेना है, वेल्डिंग करनी है, उसी डायरेक्शन में हमने जो है आर्क को भी लेके जाना है। सो वी कैन गाइड इट मैन्युअली एंड ऑल्सो मैकेनिकली, ठीक है। तो इट मीन्स दैट इट रिक्वायर्स अ मैकेनिकल वर्क, ठीक है, इट्स नॉट दैट एनीथिंग ऑटोमेटिक विल हैपन, ठीक है, along the line जहां से भी हमने करना है, ठीक है। while okay, while the electrode जो है either simply carries the current or conducts the current, it and melts it around the world peel and some filler material, okay, it is simply says that कि अब यहाँ से फिर जो है आर्क हम मैकेनिकली गाइड करते हैं, ठीक है, जहां जहां से हमने वेल्डिंग करनी है वहां से जो है आर्क एस्टेब्लिश होती है, फिर जो है टेम्परेचर राइज होता है, देन उसकी वजह से जो है मोल्टन जो वेल्ड मटेरियल होगा या फिलर मटेरियल होगा वो मेल्ट हो जाएगा एंड देन इट गोज इन द प्लेस इन दैट एरिया जहां से हमने वेल्डिंग करनी है, जो कि जिससे कि ज्वाइनिंग होती है। अब ये भी है, ये मेटल जब मोल्टन स्टेट में होता है तब इट इज सब्जेक्ट टू द रिएक्शन, केमिकली इट कैन रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो उसके लिए हमने क्या करना है, या तो हमने, ये मैंने पहले ही कहा, आइदर वी हैव टू गिव द शील्डिंग गैस या स्लैग, ठीक है, जिसकी वजह से वो
मोल्टन मटेरियल आयरन के साथ कनेक्ट नहीं होगा और इसकी वजह से क्या होगा कि जो वेल्ड है वो स्ट्रांग होगा। ठीक है, दिस इज व्हाट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। एज फार एज द इलेक्ट्रोड कोटिंग इज कंसर्न, नाउ आई टोल्ड यू देयर इज एन इलेक्ट्रोड, ठीक है, जिसको कि हम यूजुअली हम इन केस ऑफ स्ट्रेट पोलैरिटी, ठीक है, उसमें हम नेगेटिव चार्ज देते हैं। ठीक है, अब इस पे एक कोटिंग होती है, दैट्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड कोटिंग। अब उसकी क्या फंक्शन, व्हाई वी यूज दिस इलेक्ट्रोड कोटिंग? पहले तो ये है कि इसकी वजह से आर्क स्टेबलाइज होती है, इट्स गुड एंड वी गेट अ स्टेबल आर्क व्हेन वी यूज दिस कोटिंग, ठीक है, ऑन द इलेक्ट्रोड। ठीक है, दूसरा ये इट आल्सो हेल्प्स अस टू जनरेट द शील्ड गैस, जिसकी वजह से क्या होगा फिर जो है दैट प्रोटेक्ट्स द वेल्ड पूल, ठीक है, वेल्ड मटेरियल, और जिसकी वजह से वो जो है क्या कहते हैं उसको, जो वेल्ड है वो स्ट्रांग होगा। इट्स आल्सो रिस्पांसिबल टू प्रोड्यूस द स्लैग इन केस देयर इज नो जनरेशन, if the electrode does not produce the क्या कहते हैं इसको शील्डिंग गैस, इट कैन आल्सो प्रोड्यूस द स्लैग, ठीक है, जो कि वर्ल्ड पूल को कवर कर सकता है। ठीक है, इट कैन आल्सो प्रोवाइड द अलाइंग एलिमेंट्स दैट कैन ज्वाइन, जो कि एनहांस कर सकती है प्रॉपर्टीज, जिसकी वजह से स्ट्रेंथन हो जाएगा। मान लीजिए अगर मैंने फ्लैट मटेरियल बाहर से लाया और यहाँ से एक इलेक्ट्रोड है, बट इलेक्ट्रोड पे कुछ अदर मटेरियल्स हैं उस पे कोटिंग में, ठीक है, अब जब टेम्परेचर राइज होगा फिर जो वो मटेरियल है वहां से डिटैच होके वो चला जाएगा किस में, फिलर मटेरियल में, जो कि मोल्टन फॉर्म में है, और ये मटेरियल उसके साथ यानी कि जो जो कोटिंग इसकी थी और ये एलिमेंट्स, ये मेटल एलिमेंट्स हैं उसके जो एटम्स हैं जो है मेटल के एटम्स के साथ मिक्स होके ऑब्वियसली वो बनाएंगे एक एलॉय, और जिसकी वजह से क्या होगा, जो वेल्ड है वो स्ट्रांग होगा। ठीक है, नाउ लेट अस नो अबाउट द स्ट्रेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी के बारे में भी हम जानते हैं कुछ। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इन केस ऑफ एज आई सेड, इन केस ऑफ स्ट्रेट पोलैरिटी हम देखते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रोड को नेगेटिव चार्ज देते हैं और पॉजिटिव चार्ज देते हैं, किसको, वर्कपीस को, या हम पेरेंट मटेरियल को। अब इसकी वजह से क्या होगा, एंड नाउ वी हैव टू सी दैट, वी हैव टू एनालाइज द थिंग दैट के ये मैंने पहले ही कहा कि एज फार एज दी स्ट्रेट पोलैरिटी इज कंसर्न, उसमें हम क्या देखते हैं, जो मटेरियल जो करंट इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो होता है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ठीक है, इन दिस डायरेक्शन। अब क्या होगा, ऑब्वियसली वी नो दैट कि देखो, और अगर हम देखेंगे पॉजिटिव चार्ज जो है वो होल्स वो इस डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि करंट तो इस डायरेक्शन में जाएगी ना। ओके गाइस, जब करंट इस डायरेक्शन जाएगी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डाउनवर्ड्स आएंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे डाउनवर्ड्स। ठीक है, अब यही है, देखो इलेक्ट्रॉन्स लाइटर होते हैं होल से, ऑब्वियसली उनकी जो होल्स की स्पीड तो वैसी नहीं होगी, होल्स आर प्रोटॉन्स, ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन्स तो काफी फास्ट होते हैं क्योंकि वो स्मॉलर होंगे, ऑब्वियसली उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। बाय द टाइम व्हेन दे कोलाइड विद द वर्कपीस, तब उसकी वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली उसकी वजह से हीट जनरेशन होगी। बाय द टाइम देखो हायर वेलोसिटी, उनकी एक हायर वेलोसिटी होगी, हायर वेलोसिटी होगी तो हायर कोलिजन, हायर काइनेटिक एनर्जी होगी, हायर काइनेटिक एनर्जी होगी तो उससे क्या होगा, कोलिजन्स होंगे ज्यादा, उसकी वजह से बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगी। अब यहाँ पे ये पॉइंट है, देखो अगर यहाँ पे कोलिजन होंगे इस डायरेक्शन में, क्यों, क्योंकि ऊपर से जो है इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर आ रहे हैं, कोलिजन इस एरिया में होंगे, ऑब्वियसली हीट जनरेशन तो इसमें होगी, और यानी कि हम कहेंगे इस सारे एरिया में हीट जनरेट होगी, बट मोर कंसंट्रेशन ऑफ जो है सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन कहाँ पे होगी, ऑब्वियसली दैट विल बी नियर द वर्कपीस। सो ये एक फायदा है इन केस ऑफ स्ट्रेट पोलैरिटी, more heat is generated, more heat is developed in the region around the workpiece or the on the parent material, यानी कि जहां पे हमने वेल्डिंग करनी है वहां पे हीट काफी जनरेट होती है एज कम्पेयर टू दी इलेक्ट्रोड। तो हम कह सकते हैं, मान लीजिए अगर इलेक्ट्रोड पे 33% या 1/3 थर्ड ऑफ द हीट जो है 1/3% of the 1/3 part of the heat is will be on the electrode, जबकि यहाँ पे 2/3% होगी या 2/3 पार्ट, और 2/3 हीट जो है वो होगी वर्कपीस पे। तो मतलब ज्यादा हीट कहाँ पे होगी, यहाँ पे। ठीक, मान लीजिए अगर हमने क्या करना है कि अगर say for example if we have to, we need an workpiece, ठीक है, we need to weld an workpiece or the material that has a very high melting point, ठीक है, अब यहाँ पे अब ऑब्वियसली मुझे चाहिए ही, मुझे वो वेल्डिंग करनी है जहाँ पे जिससे कि ज्यादा हीट जनरेट होगी,
तो मैं स्ट्रेट पोलैरिटी ही यूज करूंगा, है कि नहीं? क्योंकि उससे जितनी हीट जनरेट होती है उससे उसकी 67% हीट तो वर्क पीस पे ही जनरेट होती है। तो हियर वी कैन सी दैट जो डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी है, इट्स गुड टू वेल्ड द हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टेड मटेरियल, ठीक है। एंड द सेम केस इज विद दी, और जो थिक मटेरियल्स होंगे वहां पे भी हम इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने एज फार एज द रिवर्स पोलैरिटी इज कंसर्न, तो यहाँ पे मैंने ये मेंशन किया, इफ यू सी डीसी स्ट्रेट पोलैरिटी में क्या देखते हैं, ये इलेक्ट्रोड हैं, ये यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहे हैं होल्स और इस डायरेक्शन में आ रहे हैं इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। यहाँ पे जो हीट जनरेशन की जो 1/3 पार्ट है वो इलेक्ट्रोड पे होता है, ठीक है, और बट 2/3 जो है वो वर्क पीस पे होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वर्क पीस अच्छा खासा हीटअप होता है कंपेयर टू दैट ऑफ इलेक्ट्रोड। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, इफ वी हैव ए नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, हमें क्या फायदा होगा नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड को ज्यादा हीटअप करने के? तो बेटर यही नहीं है कि हम लोग वर्क पीस पे ज्यादा कंसंट्रेट करें, ठीक है, क्योंकि ये वाला मटेरियल तो नॉन कंज्यूमेबल है। Even if we give the high temperature to it, we will not get any kind of a benefit. We will get benefited if we provide, if the heat is more in this region, ठीक है। इससे क्या होगा, उससे ये भी होगा कि जो वर्क पीस है वो मेल्ट हो जाएगा, और या जहां पे अगर वहां पे फिलर मटेरियल आएगा वो हीट अप हो जाएगा जल्दी, और दैट विल रीच टू दी मेल्टिंग टेम्परेचर, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे रिवर्स पोलैरिटी में हम लोग क्या देखते हैं कि उसमें तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी इन दिस डायरेक्शन, इन द रिवर्स डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रोड होगा पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज होगा वर्क पीस। तो मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जाएंगे, ऑब्वियसली इसका मतलब है कि हीट तो इसमें ज्यादा जनरेट होगी, ठीक है। अब 2/3 हीट इलेक्ट्रोड पे और 1/3 हीट यहाँ पे वर्क पीस पे, तो कहाँ पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं? ये भी यूज करते हैं, तो वहीं पे यूज करेंगे जहां पे कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होगा, क्योंकि कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड जो है दैट प्रोवाइड्स दी फिलर मटेरियल। अब जब क्योंकि वो कंज्यूमेबल है, उसका मटेरियल उसको मेल्ट होना चाहिए, वो मेल्ट होना चाहिए इजीली। जब आग डेवलप होगी, हीट जनरेट होगी और ज्यादा हीट जनरेट होगी इलेक्ट्रोड पे, इलेक्ट्रोड जब मेल्ट होगा that will easily provide the filler material to the workpiece and the welding will happen, ठीक है। तो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के लिए डीसी रिवर्स पोलैरिटी अच्छा होता है, ठीक है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, इफ वी हैव टू वेल्ड अ थिन वर्कपीस, अगर मान लीजिए मेरे पास एक थिन सा प्लेट है, ठीक है, ठीक है, मुझे उसको वेल्ड करना है, ठीक है। अगर मैं रिवर्स पोलैरिटी यूज करूं इट इज बेटर, क्यों? क्योंकि मुझे वो थिन जो है, अगर मैं उस पे डायरेक्ट पोलैरिटी, तो मैं उस पे यूज ही नहीं कर सकता स्ट्रेट पोलैरिटी, क्यों? क्योंकि थिन पे ज्यादा हीट वर्क पीस पे जाएगा और वो थिन है, और जिसकी वजह से तो वो सारा वर्क पीस ही वेपराइज होगा या वो मेल्ट डाउन होगा। तो मतलब है कि सीधे तरीके से वो थिन में वेल्डिंग स्ट्रेट पोलैरिटी से तो नहीं होगी। तो बेटर हम क्या करेंगे, हम रिवर्स पोलैरिटी यूज करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रोड है हीट ज्यादा जनरेट होगी इलेक्ट्रोड में, ठीक है, और वो इलेक्ट्रोड इजीली मेल्ट होगा और जहां पे भी हमने वेल्डिंग करनी है वो हो जाएगी। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ हियर इज अ केस, इफ वी सी द अल्टरनेट करंट, क्या है अल्टरनेट करंट? अच्छा, यहाँ पे भी एक और चीज है, मान लीजिए अगर लो मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल्स हैं उनको भी इससे कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमने ज्यादा जो है मेल्टिंग पॉइंट नहीं देना है, ठीक है, तो उनको भी हम यहाँ से भी कर सकते हैं रिवर्स पोलैरिटी। अब मान लीजिए, अब नाउ देयर इज अ थिंग के अल्टरनेट करंट का केस क्या है। अल्टरनेट करंट में क्या होता है, एज आई सेड कि उसमें पोलैरिटी चेंज होती है कंटिन्यूअसली एट टाइम, मतलब यहाँ पे नेगेटिव था एक दूसरे और ये पॉजिटिव था, और दूसरे स्टेज में दूसरे साइकिल में ये पॉजिटिव बन जाता है और ये नेगेटिव। द टाइम व्हेन इट इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, उस समय ये 33% हीट अप होगा और ये होगा 67%, ठीक है, हो गया, ठीक है गाइस। बट द टाइम व्हेन इट चेंजेस द पोलैरिटी, तब ये 33% हीट अप होगा और ये 67% हीट अप होगा। अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो क्या होता है कि इसमें जो है हीट जनरेशन दोनों सेक्शंस में 50-50 होता है, ठीक है गाइस। तो इसमें भी उतनी ही हीट जनरेट पास ऑन होगी, इसमें भी हीट जनरेट होगी, यानी कि दोनों पे, चाहे इलेक्ट्रोड होगा चाहे वर्कपीस होगा, दोनों पे एक जैसी हीट ही होती है, ठीक है। Okay, now here is a little bit a differences between the straight polarity or reverse polarity. If we see here, I already mentioned it. ठीक है,
उसमें जो है स्ट्रेट पोलैरिटी में बेस मेटल का अच्छे से फ्यूजन होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए, और उसमें क्या है, डीपर पेनिट्रेशन के चांसेस हैं ऑब्वियसली, जब वो ज्यादा टेम्परेचर उसमें होता है और मोल्टन मटेरियल अच्छी तरीके से डीपली पेनिट्रेट कर जाता है, ठीक है। इसमें हमने जो है इसमें उतना पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा हीट अप तो वही होता है, ठीक है। इन केस ऑफ द कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स फिलर मटेरियल्स डिपोजिशन रेट इज क्वाइट लो, ठीक है। क्यों यहाँ पे डिपोजिशन रेट क्यों कम है? क्योंकि वो कंज्यूमेबल हो के इसमें ऑल्दो इट्स कंज्यूमेबल, बट हीट तो ज्यादा मटेरियल पे है ना, हीट तो बेस मटेरियल पे है ना, यानी कि इलेक्ट्रोड पे तो 1/3 ही है ना हीट, ठीक है। इवन इफ इट इज कंज्यूमेबल, नाउ इसे क्या, इट्स नॉट नेसेसरी यू विल ऑलवेज इट यूज फॉर द नॉन कंज्यूमेबल, कैन आल्सो यूज इट फॉर द कंज्यूमेबल, ठीक है। बट ये कि उस समय जो है डिपोजिशन रेट कम होगा, ये आपको याद रखना है। एंड इन दिस केस जो है यहाँ पे इन केस ऑफ द रिवर्स पोलैरिटी हम देखते हैं कि फिलर मटेरियल की जो डिपोजिशन रेट है वो हाई होती है, ठीक है, क्योंकि उसका जो टिप है वो उसमें जो है अच्छे से ये है कि हीटअप होता है। अब यहाँ पे जो है आर्क वोल्टेज और आर्क स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द वर्क मटेरियल की इमिसिविटी, जो भी वो मटेरियल इमिस करता है उस पे वो डिपेंड करती है, इसमें वो डिपेंड नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, क्यों नहीं करते हैं, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि दैट डज नॉट डिपेंड ऑन दी वर्क मटेरियल की इमिसिविटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि ज्यादातर जो हीट है वो इस पे होता है और वर्क पीस पे होता है, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें इट डिपेंड्स अपॉन दी आग की जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है मटेरियल इमिसिविटी पे, क्योंकि जो इलेक्ट्रोड है वो कंज्यूमेबल होता है, ठीक है। अब अब यहाँ पे जो है नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होगा तो पुअर ऑक्सीडेशन और उसकी वजह से जो है शील्डिंग कम ही होगी। अब यहाँ पे जो है कंज्यूमेबल होगा तो ऑब्वियसली शील्डिंग गैस भी प्रोवाइड वो करेगा, ठीक है। इसको हम यूज कर सकते हैं इंक्लूजन डिफेक्ट्स। अब ये भी पॉइंट है, अगर पुअर क्लीनिंग होगी, अगर ऑक्सीडेशन ज्यादा होगी, अब इसकी वजह से वेल्डिंग डिफेक्ट्स हो सकते हैं। अब इसमें जो है ड्यू टू द गुड आर्क क्लीनिंग एक्शन डिफेक्ट्स कम होते हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है, यहाँ पे डीसी इज नॉट सुटेबल फॉर द थिन प्लेट्स, ये मैंने पहले ही कहा आपको, ठीक है। इट इज सुटेबल फॉर द थिन प्लेट्स हो गया अभी। अब कहाँ कहाँ पे हाई मेल्टिंग पॉइंट के लिए स्ट्रेट पोलैरिटी ठीक है, ठीक है, और लो मेल्टिंग पॉइंट के लिए रिवर्स पोलैरिटी ठीक है। लो मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग टेम्परेचर जो मेटल्स है लाइक कॉपर एल्युमिनियम है उनके लिए ठीक ना, ओके। नाउ द नेक्स्ट to it is the types of the welding machines, ठीक है, based one is called as constant voltage type and another is called as a constant current type, okay guys, ठीक। अगर हम इसमें जो है इसमें वोल्टेज हम क्या देखते हैं, वोल्टेज और करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। if we consider that a constant current type, मैंने कहा ना constant voltage type constant current type, यानी कि इसमें वो वेल्डिंग मशीन जिसकी हम वोल्टेज कांस्टेंट रखते हैं और वो वेल्डिंग मशीन जिसकी हम करंट कांस्टेंट रखते हैं। अगर हम कांस्टेंट करंट टाइप को देखेंगे पहले, इसमें हम क्या देखते हैं, we try to keep the we try to keep to provide the constant current। अगर हम इनके VI कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे फॉर, इसमें हम क्या देखते हैं कि in this case in case of the constant current type, अगर small voltage drop होगा, there is the small change in the current, यानी कि इसमें करंट, आई एम नॉट सेइंग कि क्या हम कहेंगे कि ये कि करंट ड्रॉप नहीं होगा या करंट कांस्टेंट होती है, इसमें ये कह रहा है कि अगर जो है थोड़ी सी हम वोल्टेज को ड्रॉप करेंगे तो उसमें थोड़ी सी करंट ही चेंज होगी, ठीक है। एट दैट टाइम हियर सच मशीन्स आर कॉल्ड एज अ ड्रूपर, ठीक है।
तो क्या है कि उसमें इसमें if you see here, if you are decreasing the voltage a bit, उसी के accordingly here करंट भी चेंज होगी, ठीक है। इन व्हाट केस, इन द कांस्टेंट करंट टाइप, ठीक है, और उसको हम क्या कहते हैं, ड्रॉपर, ठीक। इन केस ऑफ द कांस्टेंट वोल्टेज टाइप, इसमें ये नहीं है, अगर हम इसमें वोल्टेज थोड़ी सी ड्रॉप करेंगे, करंट तो काफी ज्यादा चेंज होगी, ठीक है। ओके गाइस, सो और ये भी आपको याद रखना है, देखो ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर हम इसमें ये इसको कहते हैं ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है गाइस। और ये जो कांस्टेंट करंट टाइप जो है ये हम कहाँ यूज कर सकते हैं, ये हम मैनुअल, वो वेल्डिंग मशीन जो कि मैनुअली हैंडल करते हैं, ठीक है, वहां पे यूज करते हैं। एज फार एज अ कांस्टेंट वोल्टेज टाइप अगर हम देखेंगे, उसमें हम ये हम यूज कर सकते हैं ऑटोमेटिक वेल्डिंग में, ठीक है गाइस। नाउ दिस अनदर टर्म कॉल्ड एज ओपन सर्किट वोल्टेज। क्या होता है ओपन सर्किट वोल्टेज की जो एग्जांपल है उसमें आती है बैटरी। Here we have a battery that contains the two terminals, ठीक है, one is the positive terminal, ठीक है, negative terminal, ठीक है। बैटरी तो है without any load, ठीक है, that is the open source voltage, open circuit voltage, that's not connected to each other, ठीक है। उसमें जो है no current is passed out, so initially it has the some voltage, ठीक है, इट हैज सम इनिशियल वोल्टेज, इसके पास इनिशियल वोल्टेज है, उसके बाद बट एक्सटर्नली देयर इज एन ओपन सर्किट, ठीक है, और एट दैट टाइम इट्स कॉल्ड ए ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक है। दैट the the potential difference across the two terminals is actually the open circuit voltage, ठीक है। at that time the current flow is zero। अब ये भी याद रखना है, एज आई सेड दी ओपन सर्किट वोल्टेज किसके बराबर होती है, दैट इज द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स, ठीक है, जो कि मैंने अभी कहा, बैटरी है, उसके दो टर्मिनल्स हैं, दे आर नॉट कनेक्टेड, द सर्किट इज ओपन एंड देयर इज इनिशियली सम सॉर्ट ऑफ अ वोल्टेज, ठीक है, और वो वोल्टेज कहां पे दिखेगी, द वोल्टेज अक्रॉस द टू टर्मिनल्स एंड व्हेन दे आर नॉट कनेक्टेड इज कंसिडर्ड एज ओपन सर्किट वोल्टेज। Okay guys, now there's another term called as a short circuit। What's called as short circuit? अगर मान लीजिए here are the two terminals, ठीक है, हाँ? अब मैंने इसको जो है कनेक्ट किया एक दूसरे के साथ, नो लोड, विदाउट एनी लोड, हमने डायरेक्टली इन दो को ये जो है कनेक्ट किया, ठीक है, नो लोड ऑन इट बट वी आर कनेक्टेड टू इट, ठीक है। एट दैट टाइम circuit will be closed and we are actually doing the there will be the resistance will be there, yes, ठीक है, there will be the short circuiting, that's called as a short circuit, ठीक है। हम लोग एक्चुअली क्या करना चाहते हैं, हाई करंट जो है फ्लो करना चाहते हैं या बाईपास करना चाहते हैं मेन सर्किट, ठीक है। नाउ अनदर थिंग दैट्स कॉल्ड एज ईएमएफ। ईएमएफ क्या है, ईएमएफ इज एक्चुअली द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट इज V, ये आपको याद रखना है, दैट्स इक्वल टू जो है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस इनिशियली जो है एक ओपन सर्किट वोल्टेज में जो है जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है वो, ठीक है, उसमें हम लोग डिटेक्ट करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है आपको, दैट इज वो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द ईएमएफ माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अगर हम एक ग्राफ ड्रा करेंगे, ठीक है, एक साइड से इसमें हम ड्रा करेंगे करंट IL, ठीक है, एंड यहां से हम लोग ड्रा करेंगे VL, ठीक है, देखिए अब मान लीजिए, ठीक है, और यहां से हम लोग एक ग्राफ ड्रा करेंगे लाइन, दिस कॉल्ड एज अ लोड लाइन। एट दिस पॉइंट जहां पे ये टच करेगा किसके साथ, यानी कि जहां पे करंट है जीरो, क्योंकि ये जीरो वाला पॉइंट है ना, द पॉइंट व्हेन द करंट इज जीरो, ठीक है, द वोल्टेज जो है ये लाइन जो लोड लाइन जब इसके साथ मीट करेगी दैट्स कॉल्ड एज ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक है, ओपन सर्किट वोल्टेज OCV वोल्टेज ओपन सर्किट, ठीक है। एट दिस पॉइंट देयर इज नो वोल्टेज,
no potential difference but current is maximum, that is called as short circuiting. ठीक है. Now if we see that, if we draw in graph, if मान लीजिए ये y है ये x है, ठीक है, ये एक इंटरसेप्टर फॉर्म में हम लोग इसको ऐसे रख दे x by a y by b और इज इक्वल टू 1. तो इस समय जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बन गया आपका ओ वी ओ, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक दैट इज आई एस. अब देखिए इससे पहले ये था इन केस इफ इट इज एक्स देन दैट टाइम जो ये इंटरसेप्ट है ये ए है, और इफ इट इज अ वाई इस केस जो है along the y axis the intercept will be b. तो हमें बन गया x divided by a plus y divided by b equal to 1. इसको कहते हैं intercept form, equation of the line in the interceptor form, और where a और b intercepts हैं along the x and y axis respectively. okay, तो we see that क्योंकि x axis में तो v है और इंटरसेप्ट a की जगह पे है v नॉट, ठीक है, और दैट इज एन ओपन सोर्स वोल्टेज, और I है along the y axis divided by I as that is the short circuit, that's the intercept is equal to 1. okay, I hope कि आपको समझ में आ गया होगा ये इक्वेशन. ठीक है. now moving ahead, here we will see that जो वोल्टेज है that's equal to, we actually draw it, ठीक है, that is equal to the a plus b where a and b are some constant into L where L is the, ये मान लीजिए हमारे पास दो इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड है और ये वर्क पीस है, इनके बीच में ये जो लेंथ है दैट्स एन आर्क लेंथ. ठीक है, व्हेन वी हैव टू इस अ नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल है. ठीक है, if we जो वोल्टेज होती है यहाँ पे दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्चुअली हियर बी एल दैट इज द आर्क लेंथ. ठीक है, we remove this proportionality and we write the v is equal to a plus b into l. so now in this form अगर मुझे ये देखना है कि what is the पावर क्या है, पावर इज एक्चुअली दी मैक्सिमम पावर कितना है हमें इसमें जो वेल्डिंग में हमने पावर कितना देना है. if we see that the power maximum is equal to the power is actually the voltage into current, है ना. ठीक है, और if we now see the voltage जो है वो किसके बराबर है, if a की जगह पे हमने देना है v नॉट where a and b जो कांस्टेंट है ना, and जो b है that's actually equal to the, you just sorry I just here इसको रिपीट कर लेता हूँ. ठीक है, ओके, यहाँ पे ये आपको याद रखना है जो हमारी जो है इन केस ऑफ वेल्डिंग V इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a इंटू l वेर l इज दी आर्क लेंथ एंड a एंड b आर दी कांस्टेंट. हो गया ये. नाउ अनदर थिंग वी हैव टू फाइंड आउट दी इन दिस केस द पावर मैक्सिमम. जो पावर मैक्सिमम है दैट्स इक्वल टू दी प्रोडक्ट ऑफ द वोल्टेज एंड द करंट. अब यहाँ पे हमने पता है व्हाट इज द वोल्टेज. ठीक है, ये if we apply this equation, इस इक्वेशन से हमें मिलता है ये फॉर्म. ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ये v जो है यू टेक इट हियर. ठीक है, 1 है ये यहाँ पे, दिस इज 1, इस 1 को इस साइड से लेके जाओ एंड देन यू विल सी दैट यू विल गेट दिस वेरी इक्वेशन. ठीक है, ओके. नाउ हियर इज अ लिटिल बिट, अब यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है मुझे. ठीक है, वी गेट एन ऑब्जेक्टिव, एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, एक सिंपल सा क्वेश्चन है हियर. एक डीसी वेल्डिंग पावर सोर्स है, ठीक है, हैज अ लीनियर वोल्टेज, वोल्टेज लीनियर वोल्टेज. ठीक है, वोल्टेज करंट वी आई कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है, विद एन ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ कितना, यानी कि वी ओ जो है हमारा ये है, एंड द शॉर्ट सर्किट करंट जो है दैट इज द आई एस दैट्स इक्वल टू दिस. फॉर द मैक्सिमम आर्क पावर जो है करंट इन एम्पेयर्स. ठीक है,
should be set as, ये देखो ये मैंने सॉल्व करके निकाला है, that is equal to the 150. let us see कि ये कैसे 150 है. अब जरा यहाँ पे देखो what is here given, ओपन सर्किट वोल्टेज कितना है VO that is equal to the 80, ठीक है, एंड IS कितना है 3 है, ठीक है. व्हाट इज, आपको करंट निकालना है, I निकालना है कब, जब कि मैक्सिमम पावर आर्क है, यानी कि बाय द टाइम व्हेन द पावर इज मैक्सिमम. अब जरा पे देखो पावर इन सिंपल केसेस में हम लोग देखते हैं दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखते हैं, देखो मैक्सिमम पावर तो ठीक है, हियर आई रिमूव द मैक्सिमम वर्ड, आई विल राइट पावर इज इक्वल टू देयर VI, ठीक है. और हमने ये देखा जो V है दैट्स इक्वल टू द V नॉट माइनस I इंटू V, यहाँ पे I है, इंटू V नॉट डिवाइडेड बाई IS, ठीक है गाइस. अब यहाँ पे देखते हैं, नाउ लेट्स सी, बट मुझे अब पावर मैक्सिमम देखना है, वो मैं लेटर वर्ड दूंगा. अगर मुझे यहाँ पे पावर निकालना है पहले सिंपल वे में, तो मुझे I फिर से मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे क्या बनेगा, दैट विल बी V नॉट इंटू I, दैट इज V नॉट इंटू I माइनस I स्क्वायर इंटू V नॉट ओवर IS, V नॉट ओवर IS, तो यही बनाना. फॉर द मैक्सिमम पावर dp ओवर di इज इक्वल टू 0, तो इसको डिफरेंशिएट करके क्या मिलेगा, I शुड बी हाफ ऑफ द IS, ठीक है. तो सिंपल वे में मैं ये कह सकता हूँ, देखो इसको जब मैं यहाँ से लेके सॉल्व करता हूँ तब I शुड बी इक्वल टू द हाफ ऑफ IS. तो सिंपल वे में फॉर द मैक्सिमम पावर इफ द IS इज 300, तो आंसर निकला मैक्सिमम, फॉर द मैक्सिमम पावर I should be the half of the IS, that is the 150. Okay guys, now moving ahead. Okay, तो इससे पहले so far we are doing the arc welding, ठीक है, and we understood a lot of things. We saw the straight polarity, we also saw the reverse polarity, we also saw the in case of the alternating current, and we also tried to uh, understand the maximum power, how to find out the maximum power. और उसमें हमने जो है कांस्टेंट करंट वाला केस भी देखा, ठीक है, ओपन सर्किट वोल्टेज देखी, ठीक है, उसमें हमने कांस्टेंट करंट टाइप भी देखी वेल्डिंग, और कांस्टेंट वोल्टेज टाइप भी देखी. क्या होती है कांस्टेंट वोल्टेज टाइप, उसमें कांस्टेंट करंट टाइप, उसमें जब वोल्टेज ड्रॉप होती है तो करंट भी स्मॉल ही ड्रॉप होती है. अब इन केस देयर इज द क्या कहते हैं इसको, कांस्टेंट वोल्टेज टाइप, उसमें जब वोल्टेज ड्रॉप होती है करंट बहुत ज्यादा ड्रॉप होती है, ठीक है, तो या चेंज होती है, ठीक है गाइस. फिर हमने ओपन सर्किट वोल्टेज भी देखा. देन वी आल्सो ट्राई टू फाइंड आउट दी व्हाट इज दी शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट करंट्स, ठीक है, ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है. देन फॉर द मैक्सिमम पावर we also try to find out the what is the power, पावर किसके बराबर होता है, ठीक है. देन फिर जो है मैक्सिमम पावर के लिए करंट कितना IS के बराबर होता है, दैट इज हाफ ऑफ दैट, एंड वी आल्सो डिड एन न्यूमेरिकल ऑन दैट, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज द टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग. अब यहाँ पे जो है ये टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग जो है it's also called as a GTAW, that's called as a gas tungsten arc welding. तो ये भी एक्चुअली एक आर्क वेल्डिंग ही है. तो इसमें एक्चुअली है क्या, here if you see that electrode has a nozzle, ठीक है, it has an electrode tip, it's a gas nozzle that contains, इसके इर्द गिर्द इसके अराउंड मान लीजिए कुछ एक गैस होता है, that's called as shielding gas. तो बीच में जो ये है इलेक्ट्रोड दैट्स ऑफ द टंगस्टन, ठीक है, जो टंगस्टन है ऑब्वियसली दैट इज नॉन कंज्यूमेबल, ठीक है, और आर्क तो इसमें भी डेवलप होती है. और यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो ये गैस है टंगस्टन शील्डिंग गैस, दैट्स एक्चुअली एन इनर्ट गैस, दैट एक्चुअली द शील्ड इज द आर्क और द शील्ड इज द मोल्टन एरिया, ठीक है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली क्या होगा, इसकी वजह से जो है वेल्ड जो है स्ट्रांग होता है. बट फॉर वी यूज द AC टाइप, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है आपको,
फॉर द एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम, क्योंकि इसमें हम लोग यूज करते हैं कौन सा वाला टाइप, दैट्स कॉल्ड एन एसी टाइप, AC type, and AC type tungsten arc welding, ठीक है. But for the other material we can use for the high melting point we can use the straight polarity, DC से straight polarity, ठीक है guys. And for the thin plates we can use the reverse polarity वाले ही हम यूज कर सकते हैं. या अगर हमने रिवर्स पोलैरिटी नहीं यूज करनी है, हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इनर्ट गैस, टंगस्टन इनर्ट गैस यूज कर सकते हैं सीधे डायरेक्ट पोलैरिटी वाले, बट फॉर द हायर मेल्टिंग पॉइंट. बट इन केस ऑफ द एल्युमिनियम वाले यहाँ पे हम लोग अल्टरनेट करंट इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके, तो कैसे वर्क होगा, इट्स सिंपली लो वोल्टेज हाई करंट हमने देना है, लो वोल्टेज हाई करंट सप्लाइड इस पावर सोर्स दे देता है, ठीक है. इलेक्ट्रोड होता है कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल, इट मींस दैट द स्ट्रेट पोलैरिटी वाला केस है. वर्क पीस होता है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, ठीक है. और टंगस्टन जो है वो नॉन कंज्यूमेबल है, ठीक है. और उसकी वजह से आग प्रोड्यूस होती है, देन फिर शील्डिंग गैस भी जनरेट होती है. और शील्डिंग गैस में क्या क्या होता है, आर्गन होता है, नियॉन हीलियम होता है, दैट इज बाय प्रेशर सप्लाइड, प्रेशर वैल्यू से जो उसको जो है सप्लाई किया जाता है टू द वेल्डिंग टार, ठीक है. gases form the shield and does not allow the oxygen, ये तो पता ही है, ठीक है guys. अब इसमें ये है कि इसमें फॉर थिन मटेरियल में हमने ये भी देखना है कि नो फिलर मटेरियल इज रिक्वायर्ड, ठीक है. क्योंकि वो हीट इतनी जनरेट करता है, जो उसका अपना मटेरियल है वो खुद ही जो है वेल्डिंग जोन जो है वेल्ड कर लेता है. अब इसके क्या एडवांटेज है, इफ यू सी हियर द एडवांटेज, ठीक है. इसका ये एडवांटेजेस है कि ये स्टेबल है, हाई क्वालिटी फॉर द हाई क्वालिटी जो है, हाई क्वालिटी जहाँ पे हमने हाई क्वालिटी जो है वेल्ड देखना है तो वहां पे ये सूटेबल है, ठीक है. नो स्पैटर, स्पैटर क्या होता है, जैसे कि वो काइंड ऑफ द वो छींटे जब हम वेल्डिंग करते हैं वहां पे हम लोग जो है वेल्डिंग के इर्द गिर्द जो है कुछ ड्रॉप्स हम देखते हैं, वेल्ड ड्रॉप्स, ठीक है, दैट्स कॉल्ड एज अ स्पैटर, ठीक है. और वो किसका होता है, उसी फ्लर मटेरियल का ही होता है, ठीक है. थ्रू द आर्क वहां से वो इसमें नहीं जनरेट होता है वो स्पैटर वगैरह, ठीक है. इसमें हम लोग क्या देखते हैं, लिटिल और नो पोस्ट वेल्ड क्लीनिंग हम देखते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ नो फ्लक्स, ठीक है. अब डिसएडवांटेज ये है कि ये जनरली स्लोअर होता है और ज्यादा कॉस्टली होता है देन द कंज्यूमेबल, क्योंकि कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड जो है वो सस्ता ही होता है. ओके गाइस, सो इसमें अब जो नेक्स्ट है दैट इज दी जो है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग. guys we will do it in the next, so I stop it here. Okay, thank you very much.